हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर एटम्स का नया टॉपिक, दैट इज़ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे पहले का हमने एक वीडियो कवर कर ली है एटम्स के ऊपर, जिसके अंदर हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था। जे थॉमसन, रदरफोर्ड और क्या इलेक्ट्रॉनिक और क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट रहता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज वेल एज यहाँ तक के जितने भी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे कि रदरफोर्ड हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसके कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी। पहली कमी क्या थी, लिमिटेशन क्या थी रदरफोर्ड की? रदरफोर्ड ने बोला था कि जो एटम होता है ना वो कैसा दिखाई देता है, कि एक बहुत बड़ा सा खाली स्पेस, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जी को लूज करना चाहिए, है ना। तो अगर उसने अच्छा खासा राउंड लगाया तो वो अपनी अगर एनर्जी नेक्स्ट राउंड में लूज करता है तो उसका कम हो जाना चाहिए एनर्जी उसकी। फिर वो छोटा चक्कर लगाएगा और एनर्जी कम हो जाएगी, और छोटा, और एनर्जी कम, और एनर्जी कम। तो जब उसकी बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो किस पे गिर जाएगा, वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। Now nucleus is positively charged, electron is negatively charged, तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो एटम तो आपका अनस्टेबल हो गया, जबकि एटम इज क्वाइट स्टेबल, है ना। ये लिमिटेशन थी पहली तो इसकी। दूसरी लिमिटेशन क्या थी, जो एक तो ये हो गया एटम की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये थी लिमिटेशन उसकी। दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि अब जैसे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली जो अपनी एनर्जी है वो लूज करता आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम किसी इसका अगर हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। कंटिन्यूस जैसे कि विप गियर के कलर्स होते हैं, एक दूसरे के अंदर क्या होता है, मिक्स होते हैं, पता नहीं चल रहा होता है कौन सा कलर मिक्स कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग कैसा स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसने तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, ठीक है। जबकि प्रैक्टिकली देखा गया तो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। और उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था, राइट। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा था बजाय के कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये सब लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की। तो ये जो पढ़ रहे थे ये था सारा का सारा क्लासिकल मैकेनिक्स था, ठीक है। ये सभी के सभी क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स था। तो इसी क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर एक और एग्जाम्पल है, पहले हम वो करते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्या कहता है, रदरफोर्ड की ही थ्योरी के ऊपर बेस्ड है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। वो कह रहे हैं एक हाइड्रोजन एटम के आसपास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, वो जो लाइट एमिट करेगा, ठीक है, उसकी आपको क्या बतानी है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन जितनी फ्रीक्वेंसी से न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी से लाइट एमिट कर रहा होगा। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला बनाएं कैसे, देखो। सबसे पहले तो हमें इतना पता है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा इट विल बी रिवॉल्विंग विथ सम वेलोसिटी। तो क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। तो टाइम का जो इन्वर्स होता है वो क्या होती है, आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में रिवॉल्व कर रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो वो क्या होगा, यानी कि उसका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया, दैट इज 2πr इंटू म्यू। तो यहाँ से जो म्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी निकल के आई, वो निकल के आई स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइड में 2πr, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसका निकल के आया हमारे पास। नाउ स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और अगर हम बात करते हैं इसके रेडियस की,
ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम के लिए, वो हमने एग्जाम्पल 12.3 में फाइंड करे थे। यहाँ मैं पिक्चर लगा देती हूँ, यहाँ पे आप पिक्चर पे देख सकते हो कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने एक तो रेडियस निकाला था, दैट इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस था हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। और वेलोसिटी हमने निकाली थी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व जब कर रहा होता है वो निकाली थी हमने 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यही वैल्यूज हम यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास 2.2 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस इज 5.3 10⁻⁻11 मीटर, दिस इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्स आ जाएगी, ठीक है। सो इतनी फ्रीक्वेंसी से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व अराउंड कर रहा होगा हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल 12.4। अब ये एग्जाम्पल तो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, अब ये लिमिटेशंस तो थी ही रदरफोर्ड की जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब उसके बाद नील बोहर आए, ठीक है, नील बोहर 1885 टू 1962, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया इन 1913। तो सबसे पहली चीज उन्होंने बोली, जैसे कि रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी कि वो हर राउंड पे अपनी एनर्जी को रेडिएट करता जाएगा, है ना, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो गिर जाना चाहिए, एटॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बता पाएगा। तो नील बोहर ने क्या बोला, नील्स बोहर ने कहा कि भाई जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है ना, वो अपने अपने स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। याद है KLMN शेल्स हमने बात करी थी, है ना। तो ये जो शेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इनको हम बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्या प्लैनेट सन को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं यूनिवर्स में? नहीं ना, वो उसी के अराउंड चक्कर लगा रहे होते हैं, राइट। तो क्या इतने सालों से चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि ये प्लैनेट गिर गया हो सन पे, ये दूर चला गया हो? नहीं हुआ ना ऐसा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उसमें भी क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है बीच में, घूम भी रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स भी है और उसको बाइंड करके रखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता ही नहीं है, वो कंटिन्यूसली सेम ऑर्बिट में सेम राउंड लगाता रहता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी इन इट्स ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट में एनर्जी रेडिएट करते ही नहीं है, लूज ही नहीं करते हैं। सो दस एक्सप्लेनिंग द एटॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। तो उन्होंने एटॉमिक स्टेबिलिटी बता दी इससे, ओके। सेकेंड बात, अब बात आती है इसकी एनर्जी की, ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसके एंगुलर मोमेंटम की। तो उन्होंने बोला कि कितने मोमेंटम से ये घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास कितने मोमेंटम से घूम रहा होता है, तो उसे हम बोलेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के, ठीक है, वेयर n क्या है, नॉर्मल उसका नंबर है आपका, ठीक है, कि कितना नंबर है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, ठीक है। और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू तो हम स्टार्टिंग से डालते ही आए हैं, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो उन्होंने बोला जो एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर momentum of electron is the integral multiple of h/2π, क्लियर है। where h is Planck's constant, ये उसकी वैल्यू है, L is angular momentum होता है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा होता है। और देखो ये क्वांटाइज्ड हो गया, ठीक है, एंड इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है यहाँ पर,
क्वांटाइज्ड का मतलब है जैसे कि n है, n को आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 इंटीग्रल मल्टीपल है, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो ये उन्हीं उन्हीं ऑर्बिट्स में ही तो करेगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड। तो कोई ऐसा ऑर्बिट नहीं है जो 1 और 2 के बीच में होगा, 2 3 के बीच में होगा, नहीं, ऐसा कोई ऑर्बिट नहीं होगा। ये फर्स्ट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। समझ में आई ये बात? तो ये नहीं है कि बीच में कंटिन्यूटी में तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे आ रहा है, रुक रुक कर आ रहा है आपके पास। इसको आप सॉल्व करोगे, उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, ठीक है। तो उससे हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड बोलते हैं, कंटिन्यूस नहीं होता, ये डिस्क्रीट ऑर्डर होती है, ठीक है। तो ये उस ऑर्डर में घूम रहा होता है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। अब थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या था बोहर का, कि मान लो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पर ये एक ऑर्बिट है, यहाँ एक और ऑर्बिट है, ठीक है। मान लो यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन है, और हम इस इलेक्ट्रॉन की किसी ना किसी वे से एनर्जी लूज कराते हैं। मान लो हमने इससे कुछ एनर्जी लूज कराई है, वो कैसे कराई है, वो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करा था, लेकिन हमने इससे क्या किया, एनर्जी लूज कराई। एनर्जी लूज करा के क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अब नीचे वाले ऑर्बिट पे आ जाएगा, यहाँ वाले ऑर्बिट पे आएगा। जब वो यहाँ से यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है, इस ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, इसका एंगुलर मोमेंटम अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इसका एंगुलर मोमेंटम अलग है। तो इसकी एनर्जी जो है, पास वाले की एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो जब वो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ से एक फोटोन निकलेगा, एक फोटोन निकलेगा। और फोटोन की जो एनर्जी होगी, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, है ना, एच म्यू। तो ये जो एनर्जी होगी फोटोन की, वो इन दो एनर्जीज का क्या होगा, डिफरेंस होगा। मान लो इस एनर्जी, इस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो मान लो EI है, इनिशियल स्टेज हो गई, इसकी जो है वो EF है, यानी कि एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। तो जो इसका जो एनर्जी होगी वो कितनी हो गई, इनिशियल माइनस फाइनल। इन दिस केस ये आपको याद रखना है कि इनिशियल जो है वो ज्यादा बड़ी है फाइनल से, यानी कि यहाँ पर इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि जो एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन होगा, ठीक है, जो लाइट निकल के यहाँ से जाएगी, उसकी एनर्जी जो होगी इन दोनों की शेल्स की, ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस होगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब इसको और हम एक प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देते हैं। तो अब जैसे हमने पहले रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग रेडियस निकाला था, ऑर्बिट का एनर्जी निकाली थी, अब हम नील बोहर के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग उसका रेडियस निकालेंगे और उसकी हम फाइंड करेंगे एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू नील बोहर उसके लिए भी क्या ही था कि फोर्स कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4πε0, चार्ज दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, E² और उनके बीच का डिस्टेंस दैट इज r² हो गया, ठीक है। एक r से एक r कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, r इधर चला गया, ये हो गया 1/4πε0 E² mv², इतना हमने रदरफोर्ड के लिए निकाला था, ठीक है। अब सेम चीज अगर अब आपको इसको कन्वर्ट करनी है, बोहर के लिए कन्वर्ट करनी है, तो यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, ये जैसे mv² है ना, हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा क्या, हमें यहाँ इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अब वो कैसे लेकर आए, देखो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला L इक्वल्स टू क्या था, NH/2π था। नाउ व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ m मास वेलोसिटी, वो क्या होता है, मास वेलोसिटी इनटू रेडियस, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये हो गया NH/2π,
ठीक है। अब यहाँ से हमें तो रेडियस चाहिए है, तो हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे है mv² है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, ये हो गया mv, ये हो गया nh अपॉन में 2 पाई और इधर हो गया r। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर कर देती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा m²v² इक्वल्स टू n² अपॉन में 4 पाई² r²। ये आ गया, ठीक है। अब इसको और इसको हमने क्या करना है, मिक्स मैच करना है और r की वैल्यू निकाल के लेकर आनी है। तो क्या कर सकते हैं, देखो r इक्वल्स टू ये वाली देखो 1 अपॉन में 4 पाई ε0 e² अपॉन में देखो mv² है, यहाँ अगर मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूं और mv² तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई ε0 e² m² v² और ये जो m है वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला m, ठीक है। नाउ ये आ गया m² v², इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर दो। ये हो गया me² अपॉन में 4 पाई इंटू इसकी जगह पे पुट करेंगे हम n² h² अपॉन में 4 पाई² एंड r²। अब जो कट रहा है काट दो, जैसे 4 से 4, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो रही है, ठीक है। और ये r हो गया, ठीक है। अब ये जो r है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया me² पाई r² तो ऊपर चला गया, ठीक है। नीचे बन गया n² h², एक r से एक r फिर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, r की वैल्यू कितनी आएगी n² h² अपॉन में पाई e² m, ठीक है। ये आ गई आपके पास r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ l, ये वाला l, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर ना 2 पाई नहीं है ना, तो अगर हम यहाँ ना भी कैंसिल करते तो इसके टर्म्स में आ जाता हमारे पास, बट ये भी इनफ है, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं है। अब अगर इसके अंदर मैं सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देती हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ पाई की, ई की, एच की, ठीक है, ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आंसर आएगा R इक्वल्स टू 0 और m क्या है, मास, और हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 पुट कर देंगे उसकी जगह पर और ये सारी वैल्यू पुट करके आएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n² और ये आएगा किसके अंदर, मीटर्स में आएगा, मीटर्स में आएगा। ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। अगर यहाँ हाइड्रोजन के बजाय कुछ और हमने लिखा होता तो हम वहां पर क्या कर देते, Z लगा देते, ठीक है। Z आ जाता हमारे यहाँ पे Z, ठीक है। ये Z होता है एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन के लिए हमने Z को 1 पुट कर दिया था। अगर यहाँ पर कोई और लिखना है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, एज Z इक्वल्स टू 1। अभी अगर किसी और के लिए लिखना है तो Z यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज R इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन स्क्वायर और डिवाइड में Z आएगा, ठीक है, मीटर्स। ये आएगा फॉर अदर एटम्स, उनका एटॉमिक नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता रहेगा ऑब्वियसली उसका रेडियस भी तो बढ़ेगा। ये न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये रेडियस हुआ, ये नेक्स्ट ऑर्बिट, ये रेडियस हुआ, नेक्स्ट ऑर्बिट, ये रेडियस। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है रेडियस बढ़ रहा है। ये हो गया रेडियस के बाद। अब अगर हम उसकी वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का कैसे रहेगा, जैसे अगर हम यहीं से ही हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, यहाँ से ही बात कर लो, जैसे कि वी नो दैट L इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई है, ठीक है। ये क्या होता है, mvr होता है, एन एच अपॉन में 2 पाई हो गया, वेलोसिटी यहीं छोड़ दो, एन एच अपॉन में 2 पाई इंटू m हो गया, ठीक है। और इसको रिलेट करना अगर हमने यहाँ से, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाती है, v² की वैल्यू यहाँ से आ जाती है आपके पास e² अपॉन में 4 पाई ε0
m और r नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से वैल्यूज़ अगर मैं पुट करती हूँ, वेलोसिटी हमें चाहिए ना, तो हम यहाँ से मैं m पुट कर देती हूँ, m और इधर आ जाता है, मान लो m अगर यहीं रखते हैं, या एम आर यहीं पे रखो, ठीक है, एम आर, क्योंकि यहाँ एम आर है ना, एम आर यहीं रखते हैं, वी नीचे ले जाते हैं, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एम आर की जगह क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन में 2 पाई वी, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, 2 से, पाई से, वी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, और ये v चला गया ऊपर, v इससे कैंसिल, v इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच, ठीक है। अगेन ये किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो जहां पर z हो जाता है 1, है ना, जहां पर z हो जाता है 1, और अगर यहाँ पर किसी और के लिखना है तो हम यहाँ पर z लगा देंगे फॉर डिफरेंट राइट, फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, वो z1 2 3 जैसे बनेगा, राइट। इसको अगर हम बाकी को पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ z एज इट इज, और n को भी हम एज इट इज रखें, बाकी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, और ये जो वेलोसिटी है किसमें आती है, मीटर पर सेकेंड में आती है। सो इतनी वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, और यहाँ आप देखोगे कि वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ऑर्बिट के उसके नंबर के। जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो ज्यादा वेलोसिटी से घूम रहा होगा, यहाँ जो घूम रहा होगा उसकी वेलोसिटी इससे कम होगी, यहाँ जो घूम रहा होगा उसकी वेलोसिटी और भी उससे कम होगी। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी भी एक तरीके से रिलेशन निकाला है, ये तो हमें पता ही था, ठीक है, ये हमने इसका रिलेशन निकाला है। ये हो गई वेलोसिटी की बात। अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, कि उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो अब देखते हैं कि एक न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व करने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। मान लो ये न्यूक्लियस है, सेंटर है, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास प्लस जेड, जेड मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर, और ये हो गया उसका चार्ज। मान लो ये उसका रेडियस है, यहाँ पे वो ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये नेगेटिव चार्ज का हो गया, ठीक है। इसकी एनर्जी के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो इट हैज़ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बोथ एनर्जीज, ठीक है। सो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो वो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो क्या होगा, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको के भी लिख देते हैं, दोनों चार्जेस जेड ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन में इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज आर। याद से ये स्क्वायर नहीं आता क्योंकि ये फोर्स नहीं, ठीक है। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी इनकी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है, काइनेटिक इज हाफ एम वी स्क्वायर, potential is minus z e square upon में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन बाय r। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो इसके अंदर भी क्या ही है, वही बात हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों इक्वल है, तो यहाँ से अगर इस फॉर्म में लेके आने, इसको भी हम इस फॉर्म में लेके आते हैं, जैसे एम वी स्क्वायर है तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, है ना। क्या आ जाएगी यहाँ से, क्या आएगी यहाँ पर, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ आर आ जाएगी, और बाहर क्या है 1/2 है, ठीक है, और माइनस ये अगेन यही है जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये बिल्कुल सेम हो जाएगी, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1 दैट इज -1/2, तो टोटल इनको सॉल्व करके -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई इसकी टोटल एनर्जी। अब ये जो टोटल एनर्जी है इट इज इन नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव में है। अब नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब ये है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड है इसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, तभी इसकी नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव निकल जाता है, ये समझ आई। ऑल्सो हम इसमें यहाँ पे आर की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है तो ये आर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, हो जाएगा -1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी n स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर चले जाएगी पाई ई स्क्वायर एम, ठीक है। सो फाइनली आपके पास क्या बनने वाली है, -1/2, ठीक है,
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा ZME की पावर 4 डिवाइड में दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे भी था मेरे ख्याल से, हाँ ये देखो एप्सिलॉन नॉट हम भूल गए, यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट अगर हम यहाँ लगाते हैं इधर पाई के साथ, हाँ तो यहाँ पर ये ई नॉट था ना, यहाँ ई नॉट था, इधर था, ठीक है। तो ये ई नॉट जो है वो इसके साथ आएगा, सो ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा आपका n स्क्वायर h स्क्वायर और ये 4 इंटू 4। सो फाइनल टोटल एनर्जी आपके पास आ गई -1/2 ZE की पावर 4 इंटू m, 4 टू ज़ा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। अब इन सब की अगर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, जैसे कि फॉर हाइड्रोजन एटम तो Z1 हो जाएगा, ठीक है। और E की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर, और m अगेन 1 हो जाएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, n को छोड़ देंगे, h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा आपके पास -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में n स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी आ जाएगी इन जूल्स, ठीक है। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो किस में आएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। वेयर n स्क्वायर, n क्या है आपके पास, बिल्कुल आप उसकी डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी की बात करते हो। तो अगर मैं फॉर ग्राउंड स्टेट की बात करूं, फॉर ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ वाली स्टेट, बिल्कुल साथ वाली, ये वाली, फॉर n इक्वल्स टू 1, इसका नाम होता है ग्राउंड स्टेट। यानी कि अगर मैं इसको 1 पुट करती हूँ, सो जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एनर्जी होगी इस ऑर्बिट की फॉर द ग्राउंड स्टेट, ई नॉट हम यहाँ पे ई नॉट नहीं E1 पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, E1 फॉर ग्राउंड स्टेट जब 1 पुट करेंगे तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी एनर्जी होगी, इस ऑर्बिट की एनर्जी होगी। और इतनी ही एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व अराउंड कर रहा होगा। क्लियर है, बस ये थोड़ी सी डेरिवेशन है, इसको आपने अच्छे से करना है। अब अगर मैं बात कर लेती हूँ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की, तो यहाँ हम बात करते हैं हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की। जैसे कि मैंने बिल्कुल आपको न्यूक्लियस के पास वाली स्टेट की बात बताई है, तो वो हो गया उसके -13.6, जहाँ पे हमने 1 पुट करा है, E इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, n की जगह 1 पुट करा तो आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपको मिल गई, ठीक है। अब उससे ऊपर वाले की हम बात करें तो उससे ऊपर वाली शेल पे अगर हम जाते हैं तो वो हो जाएगी n2। तो अगर आप En इक्वल्स टू -13.6 डिवाइड में 2 स्क्वायर दैट इज 4 करते हो तो आपको -3.40 मिलता है। ऐसी n की जगह पे आप 3 करोगे तो वो 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -13.6 डिवाइड बाय 9 करोगे तो -1.51 मिलेगा। ऐसे ही 4 पुट करोगे तो -0.5 मिलेगा, 85 मिलेगा। ऐसे ही ऊपर जाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें एनर्जी वहां पर 0 मिलेगी। 0 का मतलब क्या है कि जब आपने n को क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी, यानी कि दूर, किसी दूर एनर्जी लेवल पे अगर आपने इन्फिनिटी पुट कर दिया तो वो हो जाएगी, उसकी एनर्जी बिल्कुल 0 हो जाएगी। 0 एनर्जी का मतलब क्या है, वो फ्री हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में नहीं है। जितना टच न्यूक्लियस में रहेगा उतनी ही नेगेटिव एनर्जी के साथ उसके साथ बाउंडेड रहेगा, ठीक है, उतनी ही एनर्जी के साथ उसके साथ बाउंडेड रहेगा। और जैसे जैसे वो दूर जाएगा उसकी एनर्जी खत्म होती जाएगी और हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। जब वो न्यूक्लियस इतनी दूर चला गया, उसका फोर्स ही खत्म हो गया, तो हम बोल देंगे वो इलेक्ट्रॉन फ्री है। यहाँ पे एक बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, जैसे एनसीईआरटी में मेंशन है कि जो एनर्जी ऑफ द एटम जो होती है वो लीस्ट होती है जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होता है। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको। जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला ये ऑर्बिट हुआ, ठीक है, ये हो गया दूसरा लगा लो, ये तीसरा लगा लो, ये चौथा लगा लो, ठीक है। इसमें लिखा है कि इसकी लीस्ट एनर्जी है, इसकी लीस्ट एनर्जी है, और कितनी एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर इसके लिए फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर n इक्वल्स टू 2 के लिए आपके पास कितनी आई, -3.4 आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फिर अगली के लिए आपके पास आई -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। ठीक है, देखा जाए तो हम लीस्ट क्यों बोल रहे हैं उसको? लीस्ट सिर्फ हम नेगेटिव साइन की वजह से बोल रहे हैं। लीस्ट इज ओनली ड्यू टू नेगेटिव साइन, मतलब कि मैथ की लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं इसको, बस दैट्स इट। अदरवाइज अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाउंडेड, सबसे पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस ने उसको सबसे ज्यादा टाइट उसी को ही करके रखा होगा ना, उसको उसके फोर्स से दूर निकलने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड होगी। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है और कोई यहाँ पे है। ठीक है, मान लो इसकी हम बात करते हैं, इसको मान लेते हैं ये फ्री है एक बार के लिए, कि इससे बहुत दूर हो गया क्योंकि इसकी एनर्जी हो गई 0, एक बार के लिए मानते हैं। इस पे इसके पास एनर्जी कितनी है? इसकी एनर्जी है -1.51। इसको हमें +1.51 इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन फ्री। इस वाले को हमें +3.14 इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी पड़ेगी टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन फ्री, और इस इलेक्ट्रॉन को हमें +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन फ्री। तो यानी कि सबसे ज्यादा मेहनत किसमें करनी पड़ रही है? जो इलेक्ट्रॉन सबसे पास है न्यूक्लियस के। ठीक है, तो ये सिर्फ मैथ की लैंग्वेज में लीस्ट लिखा हुआ है, अदरवाइज सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें इसी को देनी पड़ेगी टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन फ्री। क्लियर है ये बात? एक चीज और, जैसे हमने यहाँ पे बात करी, जैसे कि यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ पे मान लो एक शेल है, यहाँ पे मान लो दूसरी शेल है। ठीक है, यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कोई एक एनर्जी देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर, ये तो ग्राउंड स्टेट में था, एक्साइट होकर यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये एक्साइट होकर यहाँ पे पहुंच जाता है, तो मतलब क्या है? इसने एनर्जी को क्या किया है? एब्सॉर्ब करा है। क्या किया है? एब्सॉर्ब करा है। और कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करी है वो ध्यान से समझो। इसमें एनर्जी कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें फर्स्ट वाले में कितनी एनर्जी है? -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसने कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करी है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे E2 माइनस E1, दिस इज E1, दिस इज E2। ये इस पे एनर्जी पे पहुंच गया, इस पे पास ऑलरेडी इतनी थी, तो कितनी गेन करी? E2 माइनस E1, तो -3.4 माइनस -13.6 माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसने गेन करी टू मूव फ्रॉम दिस टू दिस। क्लियर है ये बात? सेम चीज अब अगर इसको हम उल्टा करते हैं, मान लो ये E1 है, ये E2 है, अब यहाँ इसके पास एनर्जी ये थी, अब इसने क्या किया? इसने यहाँ से लूज करी अपनी एनर्जी और यहाँ पे आ गया। किसकी फॉर्म में लूज करता है? फोटोन की फॉर्म में एनर्जी लूज करता है, h म्यू की। तो ये थी इसकी इनिशियल स्टेज और ये थी इसकी फाइनल स्टेज। तब क्या लगता है कितनी एनर्जी लूज हुई है? इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये यहाँ पर जितनी थी माइनस यहाँ जितनी थी, दैट इज -3.4 माइनस और -13.6, दैट इज प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसने एनर्जी यहाँ पर लूज करी है टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, अब जब एमिट होता है तो इसे हम एमिशन कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो अगर हम पर्टिकुलरली हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, एक एटम उन्होंने हाइड्रोजन ही ले लिया था और हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया गया, एमिशन स्पेक्ट्रा बनाया गया, यानी कि जब ये चीजें हम इसको दे रहे थे उस टाइम पर इसके ऊपर पूरी की पूरी मतलब क्या किया गया? एनर्जीज को स्टडी किया गया। ठीक है, उसका स्पेक्ट्रम बनाया गया। जो उसका स्पेक्ट्रम बनाया गया वो जो एब्जॉर्ब कर रहे थे ना, जब वो एब्जॉर्ब कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो था उसका वो डार्क स्पेक्ट्रल लाइन्स आ रही थी। इसकी जो थी वो डार्क स्पेक्ट्रल लाइन्स आई थी, और जब वो एमिट हो रही थी उसकी ब्राइट ब्राइट जो थी एमिशन लाइन्स आ रही थी। ऑल्सो देवर इन लाइन्स, इस तरीके से ऐसे लाइन्स में थी। यहाँ मैं आपको बना के यहाँ पे मैं पिक्चर डाल देती हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की। यहाँ पे आपको जितनी भी ब्राइट लाइट्स दिखाई दे रही हैं ये सारी के सारी एमिशन है, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में गया और वो जब उसमें से फोटोन निकल रहे थे, उन फोटोन्स को स्टडी किया गया, उसका स्पेक्ट्रल लाइन बनाई गई, तो वो सारी ब्राइट फ्रिंजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ब्राइट लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं। और ये जो डार्क आपको दिखाई दे रही हैं, डार्क में क्या है?
जब इलेक्ट्रॉन ने लाइट को एब्जॉर्ब करा और अपनी एनर्जी को बढ़ाया, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट गया, तब जो एब्जॉर्प्शन उसने ली, वो जो लाइंस आ रही थी, वो लाइंस थी आपकी डार्क वाली लाइंस, और इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। दिस स्पेक्ट्रा इज पर्टिकुलरली फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। और हम बार बार हाइड्रोजन ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बोहर ने बेसिकली हाइड्रोजन को ही लेकर सबसे ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कवरी की थी, उसी की ही स्पेक्ट्रल लाइंस डिस्कवर करी थी, उन्हीं को ही ज़्यादा स्टडी किया था, और उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था इन 1922, ठीक है। उसके बाद जैसे ही डी ब्रॉगली आए, उन्होंने बोला कि ये जो बोहर का स्पेक्ट्रा है, ये सिर्फ उन्हीं एटम्स के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन किन किन के पास होता है, हाइड्रोजन के पास, है ना, या फिर हीलियम प्लस के पास, या लिथियम प्लस प्लस के पास। तो जो जो एटम्स के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ उनके लिए ही बोहर का ये स्पेक्ट्रा एप्लीकेबल है। ये जो बोहर की जो पोस्टुलेट्स हैं, ये एप्लीकेबल है, बाकी सबके लिए नहीं है। बाकी सबके लिए क्या आए, वो डी ब्रॉगली अपनी एक्सप्लेनेशन लेकर आए, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।